बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद का आर्मी का मेस है और आर्मी मेस के हेडक्वार्टर में काम करने वाले एक वेटर की एक बक्से में से कुछ इस हालत में लाश बरामद हुई कि उसके बाजू, टांगे, सर सब कटा हुआ था और ये टुकड़े अलग अलग करके एक बैग में पड़े थे। कामुंकी का नवाही कस्बा है, उसके करीब बच्चे जो हैं एक नहर के करीब खेल रहे थे। खेलते हुए उन्हें एक बैग नज़र आता है जो कि दरिया के बहाव पर बहता हुआ आ रहा होता है। ये बैग एक दरख्त की शाख में फंसता है और वहाँ पर रुक जाता है। बच्चे इस बैग को देखकर मुतजस्सिस होते हैं, जानना चाहते हैं कि इस बैग में है क्या। इस बैग को किसी तरह से ये बच्चे घसीट कर किनारे पर लेकर आते हैं और जब वो इस बैग को घसीट कर किनारे पर लेकर आते हैं और इस बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर के वो मनाजिर होते हैं कि बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। पुलिस यहाँ पर आती है, इस बैग को अपनी तहवील में लेती है। जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है जिसमें सर है, टांगे हैं, बाजू हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर हाथ की जो उंगलियां हैं वो जली हुई हैं, उनके निशानात वाज़ेह नहीं हैं। शायद ये इसलिए था कि इस शख्स की पहचान ना हो सके। इसके चेहरे को भी बहुत हद तक मस्क कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद चेहरे से पहचान हो रही थी। उसके बाद इस शख्स को जब रिट्रीव किया जाता है तो मालूम नहीं होता कि ये शख्स है कौन। अब इस शख्स को जानने के लिए मसाजिद में, करीबी इलाकों में ऐलानात कराए जाते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बताने के लिए सामने नहीं आता। उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और इस पे इसकी तस्वीर जो है वो लगाई जाती हैं और जो इसकी शक्ल जिसके खदोखाल अभी वाज़ेह थे, उसे तस्वीरों की शक्ल में सोशल मीडिया पर लगाया जाता है और उसके बाद इनको पुलिस को एक फ़ोन कॉल जो है वो मौसूल होती है। ये फ़ोन कॉल दरअसल इस नौजवान के भाई की होती है। इस नौजवान का नाम नदीम सरवर सामने आता है। इसका भाई बताता है कि इस्लामाबाद में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो हमने 10 दिसंबर को कराई थी, लेकिन हम तक कोई इत्तला नहीं पहुंची। हमें नहीं मालूम, बल्कि 11 दिसंबर को इसकी इत्तला जो है वो की गई थी, इसे रिपोर्ट को दर्ज कराया गया था, लेकिन नहीं मालूम हुआ कि ये कहाँ है। हम तब से इसको तलाश कर रहे थे। अब उसके बाद पुलिस जो है, क्योंकि उनके पास और कोई क्लू नहीं है, ना इसका कोई आईडी कार्ड था, ना इसका कोई फ़ोन था, तो फिर इसके भाई से कहते हैं कि इसका फ़ोन नंबर जो है हमें दो। इसके भाई कहते हैं कि इसके पास 2 फ़ोन नंबर थे। वो ये भी बताते हैं कि ये आर्मी हेडक्वार्टर के मेस में काम कर रहा था और वहाँ से ये छुट्टी लेके 9 दिसंबर को जाता है। हमें नहीं मालूम ये छुट्टी लेकर कहाँ गया और उसके बाद ये हमारे पास वापस नहीं आया, ना ही अपने काम पर वापस आया और यहाँ तक कि 11 दिसंबर को हमें इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो करानी पड़ी। अब उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये जो नौजवान है, इसका जो मोबाइल का जो नंबर है वो लिया जाता है और उससे तलाश करने की कोशिश की जाती है, जो पुलिस का तरीक़ाकार होता है। और उसमें ये होता है कि देखा जाए कि इसने अपने फ़ोन से आखिरी कॉल्स कहाँ-कहाँ की, किस-किस को की। तो जनाब मालूम होता है कि इसने अपने फ़ोन से आखिरी कॉल्स जो हैं वो बहुत से लोगों को की थी, लेकिन उनमें से एक नंबर था जिससे बार-बार इसे फ़ोन आ रहा था। अब इस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता लगता है कि ये नंबर एक खातून के नाम का है। इस नंबर पर कॉल्स काफ़ी तवील भी थीं और जब कॉल डेटा रिकॉर्ड देखा गया तो मालूम होता है कि ये कॉल्स जो हैं ये कुछ अरसे से ये कॉल्स इस शख्स की तरफ से इस नंबर पर की जा रही थी, लेकिन जिस दिन ये शख्स गायब हुआ है उससे एक दिन पहले उस खातून की तरफ से, यानी कि उस खातून के नंबर से इसको कॉल आ रही थी, जो कि एक डिफरेंट बात थी। यानी कि अगर आप बात को समझ सकें कि ये शख्स जो है इस खातून को फ़ोन करता रहा था गुज़िश्ता 1 डेढ़ माह में कई बार, लेकिन उस दिन जिस दिन ये गायब हुआ उस दिन इस खातून का इसको बार-बार फ़ोन आता रहा। अब जब इस खातून को ट्रेस किया जाता है और इसको और इसके वालिद को थाने बुलाया जाता है, तो पहले तो वो बिल्कुल ही इज़हार ला-ताल्लुक़ करते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपना तरीका इस्तेमाल करती है और उनको बताती है कि ये तुम लोग का नंबर है, क्या गुफ्तगू होती रही, क्या बातें होती रहीं, क्यों कॉल किया, क्यों कॉल आई, क्यों कॉल गई, अगर तुम जानते ही नहीं तो इतनी लंबी-लंबी कॉल उस दिन आपने की, बातचीत की, क्या हुआ? तो उसके बाद आखिरकार उन्होंने सब कुछ बता दिया और जो सब कुछ उन्होंने बताया वो बहुत ही खौफ़नाक भी है और शर्मनाक भी है। मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो ख़ातून है, ये इस शख्स को अपनी शादी से पहले जानती थी। इस ख़ातून की शादी इसी साल अप्रैल में होती है।
इससे पहले ये शख्स जो है आज से 3 साल पहले उस इलाके में एक फैक्ट्री में मुलाजिम था जहाँ पर कि ये खातून रिहाइश पजीर है। अब ये खातून जिसका ताल्लुक कामोकी से है, ये एक उधर रहती थी, ये शख्स भी वहाँ रहता था। गालिबन इनकी दोस्ती हुई कि नहीं हुई या जो भी मामलात थे, लेकिन इस शख्स के पास इस खातून की कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोज़ और कुछ चैट्स इस तरह की थी जो ये अपने पास रखे हुए था और उसकी बुनियाद पर इसको बार बार मिलने का कहता था। अब ये खातून जो है इसने इस शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म करने की कोशिश की क्योंकि इसकी शादी भी हो रही थी और इसकी जब शादी अप्रैल में हुई, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो है इसे बार बार फ़ोन करता रहा और इससे मुलाकात के लिए इसरार करता रहा। ये खातून जो है इसको अवॉइड करती रही, वो इससे मिलना नहीं चाहती थी। इसको इसने कह दिया कि अब मेरी शादी हो गई है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन ये इस पर दबाव डालता रहा और जब इसने मिलने से साफ इनकार कर दिया तो इस शख्स ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो फिर मैं तुम्हारी ये तस्वीर और वीडियोज़ जो है इन्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले कर दूंगा। ये खातून अपने ससुराल वालों से भी डरी हुई थी, अपने शौहर से भी डरी हुई थी। इसके ससुराल वालों को भी अब इस पर शक होना शुरू हो गया था और इसी शक की बुनियाद पर उन्होंने इस खातून को इसके वालिद के घर वापस भेज दिया था। ये जब अपने बाप के घर वापस आती है तो अपने बाप को बताती है कि आखिर मामला क्या हुआ है और उसके बाद इसका बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। इस प्लान बनाने से पहले वो खातून कहती कि मैंने इसको एक दफ़ा फिर से कहा कि मेरी तस्वीर मेरे हवाले कर दो और मैं तुमसे अब नहीं मिल सकूंगी, ऐसा मत करो, मुझे मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर भेज दिया है। लेकिन ये शख्स जो है उनके बकौल बाज ना आया। उसके बाद इस खातून ने अपने वालिद के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और इस प्लान में हैरत अंगेज़ तौर पर इस खातून का शौहर भी शामिल हुआ। उसने इस शख्स को फ़ोन करके कहा कि तुम 9 तारीख को मेरे घर आ जाओ, मेरे घर वाले जो हैं वो एक शादी पे जा रहे हैं, मैं घर में बिल्कुल अकेली होंगी तो मैं तुमसे मुलाकात कर सकती हूँ और जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम मुझसे मुलाकात करो और शायद इस मुलाकात की बुनियाद पर वो इसको तस्वीर में से कुछ वीडियोज़ तस्वीर वापस करने को भी राज़ी हो गया। ये खातून जो है ये इसे कहती है कि तुम अपने मोबाइल भी लेकर आना और मेरे हवाले वो तस्वीर और वीडियोज़ करना ताकि ये मामला जो है ये ख़त्म हो। ये शख्स जो है ये राज़ी हो जाता है। 9 तारीख को ये अपनी जॉब से छुट्टी लेता है और 1 दिन की छुट्टी लेकर ये यहाँ से रवाना होता है और इस खातून के घर पहुँचता है। वहाँ जब ये पहुँचता है तो इसे पता लगता है कि वहाँ पर वो खातून अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसका शौहर और उसका बाप जो है दोनों मौजूद हैं और वो दोनों जो हैं उसे घर के पिछले हिस्से में इस शख्स को बंद करते हैं, इसके हाथ-पाँव बाँधते हैं और इसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद इसका सर, इसका धड़, इसके जिस्म के अज़ा अलग-अलग करते हैं और फिर उस बक्से में बंद करते हैं और फिर घर के करीब ही एक दरिया था, उसमें जाकर इसको बहा देते हैं। उनकी तरफ से ये मामला शायद पकड़ा नहीं जाना था, लेकिन आपको पता ही है कि जितनी एक जदीद टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए आजकल कोई चीज़ जो है वो छुपी नहीं रहती और आखिरकार ये केस जो है ये हल होता है। अलबत्ता इस शख्स का जो भाई है उसका ये कहना है कि मैं इस कहानी को सच नहीं समझता, मेरा भाई इस तरह नहीं कर सकता। उसने कहा मेरे भाई के पास तो टच फ़ोन ही नहीं है, उसके पास बटनों वाला फ़ोन है और बटन वाले फ़ोन में उसके पास ये वीडियोज़, ये तस्वीर कैसे हो सकती हैं? तो ऐसा नहीं है क्योंकि बटन्स वाले फ़ोन में भी वीडियोज़ और तस्वीर बनती हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें वीडियोज़ और तस्वीर नहीं बनती हैं। और उसके अलावा हाँ, उसका ये ज़रूर कहना था कि मेरे भाई का जो भी कसूर था उसकी ये सज़ा नहीं थी कि उसके साथ ये किया जाए। लेकिन फिर कहते हैं ना कि बुरे का अंजाम बुरा और जिस तरह से इस शख्स ने मुबैना तौर पर अभी तक जो मालूमात सामने आई हैं और जो इस खातून और इसके वालिद का बयान है और जो अभी तफ़सीलात इस खातून के मोबाइल से मिली हैं क्योंकि पुलिस ने इस खातून का मोबाइल भी अपने कब्ज़े में लिया और उसमें जो चैट उन्होंने देखी है और जो उन्हें अभी तक मालूमात हासिल हुई हैं उसमें भी एसएचओ का यही कहना है कि इस खातून के मोबाइल में चैट्स और तमाम तर मालूमात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि मामला ऐसा ही है जैसा कि इस खातून इसके वालिद की तरफ से बताया जा रहा है। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और फिर फाइनली जब उसने उसको हर तरह से मना करके देख लिया और उसे लगा कि किसी भी तरह बाज नहीं आएगा तो उसको चारों नाचार अपने बाप को और शौहर को बताना पड़ा और उसके बाद इस शख्स का ये अंजाम हुआ जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। एनीवेज़ ये है अभी तक की मालूमात इस केस के हवाले से। नदीम सरवर जिसकी लाश एक बैग से मिली जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के मेस में काम कर रहा था, इस वेटर की मौत जो है किस तरह से हुई उसकी ये तमाम तफसीलात सामने आई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।